कोई आपसे पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो एक लाइन में बता देना है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मरम्मत। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मरम्मत होता है। ठीक है ना। शॉर्टकट में कुछ ऐसे होगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर का क्या होता है, मरम्मत होता है, ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव का मतलब होता है जीव, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं जिसके चलते उसके शरीर का क्या होता है, तो अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण होता है यानी मरम्मत होता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू कि आखिर में मानव शरीर में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके वजह से उसका शरीर का अनुरक्षण होता है। उसके शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। ठीक है। आखिर में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से उसके शरीर में क्या होता है, तो अनुरक्षण होता है, मरम्मत होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए, जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, और ये अनुरक्षण यानी जीवों में वैसी प्रक्रियाएं जिसके वजह से उसके शरीर का अनुरक्षण होता है, मरम्मत होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके वजह से इसके शरीर का, जीवों के शरीर का यानी हम लोग के शरीर का अनुरक्षण होता है, मरम्मत होता है। तो आइए प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया होता है पोषण का। कौन सा होगा, पोषण का होगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा श्वसन का। क्या हो जाएगा, श्वसन का। और तीसरा होगा परिवहन का। परिवहन या फिर इसी को वहन कहते हैं, ठीक है ना, वहन। और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन। समझ में आ रहा है ना। देखिए, ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मानते हैं। हम इम्पोर्टेंट उसी को मानेंगे जिसके वजह से हम लोग जिंदा हैं। अगर वो प्रक्रियाएं ना हो तो हम शायद मर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जिसमें ये देखिए, वो मेन मेन कौन कौन सा है, तो ये चार है। पहला हो जाएगा पोषण, दूसरा हो जाएगा श्वसन, तीसरा हो जाएगा परिवहन, और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। बात समझ में आ रही है ना बाबू। चलिए, तो कोई आपसे पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जीवों के अंदर होने वाली वे प्रक्रियाएं, जीवों के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रियाएं जिसके चलते जीव के शरीर का क्या होता है, तो अनुरक्षण होता है, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ध्यान से सुनिएगा, जीवों के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रियाएं जिनकी वजह से उसके शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, ऐसे प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। और वह प्रक्रिया कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा पोषण, दूसरा हो जाएगा श्वसन, तीसरा हो जाएगा वहन, और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये पोषण। क्या एक बात बताइए, कोई भी जीव बिना खाए जिंदा रह सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जिंदा रहने के लिए हमें खाना पड़ेगा, ठीक है ना। जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, भोजन करना पड़ेगा, तो उसी को तो कहते हैं पोषण। अच्छा, क्या हम लोग बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं बाबू, आप ही बताइए तो। क्या हम लोग बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे शरीर में श्वसन का भी होना बहुत जरूरी है, श्वसन का भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से देखिए, हमारे शरीर में ब्लड का होना बहुत जरूरी है। ब्लड का होना बहुत जरूरी है। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि केवल ब्लड हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, बल्कि उस ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, यानी वो परिवहन करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में ब्लड ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि उस ब्लड का परिवहन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, उसी को लिखा गया है यहाँ पर परिवहन, यानी हमारे शरीर में परिवहन होना चाहिए। अब क्यों जरूरी है परिवहन हमारे शरीर में, तो यह स्पेशल एक परिवहन चैप्टर है। उस परिवहन चैप्टर में हम आपको वहां पे बताएंगे। फिलहाल हम आपको जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं समझा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ फोकस करिएगा जैव प्रक्रम के प्रक्रियाओं के बारे में। बात समझ में आ रही है मेरी। चलिए, उसके बाद से देखते हैं उत्सर्जन। क्या एक बात बताइए बाबू, केवल हम लोग खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं और उत्सर्जन यदि ना हो, यदि हमारे शरीर से बेकार पदार्थ यदि अगर बाहर ना निकले, तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार पड़ने के हमारे शरीर से उत्सर्जन का मतलब ही होता है कि बेकार पदार्थ जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें बहुत सारी बेकार कुछ पदार्थें भी होती हैं जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे ये मत समझिएगा कि उत्सर्जन का मतलब सिर्फ मल मूत्र ही होता है, लैट्रिन और पेशाब वगैरह ही होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके आंख से जो कीचड़ निकल रहा है, ये भी एक तरह का उत्सर्जन है। आप पेड़ में देखे होंगे, पेड़ से निकलता है गोद।
हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो शायद हमको याद है कि उसी गोश्त को निकाल के उसको, देखिए पेड़ के गोश्त को रेजिन कहा जाता है, तो उसको निकाल के और खूब मस्त हम लोग, वो क्या है ना, लाशा की तरह काम करता है, तो उसको निकाल के और कभी बुक वगैरह फट जाता था ना तो उसमें लगा के ऐसे चिपका भी देते थे लोग। ठीक है, चलिए। और छोटा बच्चा लोग तो कभी कभी धक अपने में खेलते खेलते धक आँखियों उखियों में लगा लेता था सब। ठीक है, एगो मेरा दोस्त बहुत खचरा था जी, मुंह में लगा दिया था पूरा एकदम पोंछ दिया था हियां तिहियां ले, अब घाव बन गया था वो रेजिन से। चलिए, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना, उत्सर्जन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये सभी वे प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। इंसान ही क्या, जीव जिंदा रहते हैं। केवल क्या खाली हम ही सब खाना खाते हैं? पेड़ पौधे जो हैं वो खाना नहीं, वो भोजन नहीं करता है, बिल्कुल भी एकदम करता है भाई। क्या यहाँ पे जितने भी जंतु हैं, एक चींटी से लेके एक हाथी तक, बताइए क्या ये सभी के सभी खाना नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं भाई। ठीक है ना। इस धरती पे जो भी जीव है वो बिना भोजन किए जिंदा नहीं रह सकता है। बात समझ में आ गया ना, उसको भोजन चाहिए, यानी पोषण जरूरी है। समझ में आ गया ना। तो वो टोटल मिला के बात यही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि जीवों के अंदर होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जिनके वजह से उसके शरीर का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मरम्मत, यानी उसके शरीर का क्या होता है, तो मरम्मत होता है। ठीक है ना, उसके शरीर का क्या होता है, मरम्मत होता है, अनुरक्षण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो पहला हो जाएगा पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा का वहन और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी टॉपिक को इस चैप्टर में, जैव प्रक्रम में, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर हम लोग परिवहन या वहन पढ़ेंगे, फिर हम लोग उत्सर्जन देख लेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी टॉपिक को हम लोग लेते चलेंगे, बढ़िया से सीखते चलेंगे। ठीक है। और एक बात बाबू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ना नहीं, आपको समझना है। ठीक है ना। पढ़ तो आप खुद से भी सकते हो, समझ में आ रही है ना। हम अगर इसको पीडीएफ में दे दें, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ उठा के दे दें, तो क्या अपने से पढ़ के आप याद, अगर रट्टा मार के पढ़ के तुम चाहो तो अपने से नहीं निकल सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम क्यों आए हो? अगर सीधी सी ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका मतलब इसलिए वीडियो देख रहे होंगे कि आप यहाँ रटने नहीं, चीजों को, कंसेप्ट को समझने आए हैं। और मेरी एक सिद्धांत है कि मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे समझाना है। समझ में आ गया। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, बढ़िया से एकदम इत्मीनान से एकदम देखते जाइए इसको, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा बाबू। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। चलिए, अब इसको हम एक एक करके, सबसे पहले पोषण है तो पोषण के बारे में ही पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, इसके बाद से देखते हैं पोषण। हम लोग का टॉपिक रहेगा अगला पोषण के बारे में। इंग्लिश में इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएशन कहते हैं। ठीक है ना। न्यूट्रिएशन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएशन। ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं पोषण। हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि पोषण कहते किसे हैं, पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण जो होता है ना, यहाँ पे समझेंगे पोषण किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपके सामने आए कि पोषण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं, क्या करते हैं बाबू, भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तब खाना खाने से हमें मिलता है पोषक तत्व। क्या मिलता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व। पोषक तत्व, भोजन जब हम करते हैं तो उससे मिलता है हमें पोषक तत्व। और यही पोषक तत्व जो होता है ये हमारे रक्त में मिल जाता है। अंत में जाके कहाँ मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। और ये जैसे रक्त में मिलता है, ये रक्त इसे ले जाके कोशिका को दे देता है। रक्त उठा के किसे दे देता है, कोशिका को दे देता है। और जैसे कोशिका को मिलता है, जैसे कोशिका के पास जाता है, तो यह पोषक ऊर्जा दे देता है। क्या दे देता है, ऊर्जा और शक्ति दे देता है। ऊर्जा और क्या दे देता है, तो शक्ति दे देता है। ऊर्जा और शक्ति, समझ में आ रहा है ना। इसी को हम कहते हैं पोषण, यानी इसी को अब सजा देना है। इसके सामने हमने आपको तीर बना बना के समझा दिया, अब इसको सजा देना है। सिर्फ देखिए कैसे इसको सजाना है।
कभी भी कोई पूछे आपसे कि पोषण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, सीधी सी जवाब देना है कि जब कभी हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस भोजन से मिलता है हमें पोषक तत्व, और यह पोषक तत्व रक्त में जाकर के मिल जाते हैं, और रक्त में मिलने के बाद से रक्त उसे कोशिका को दे देता है, और कोशिका के पास जैसे पहुंचता है तो इसे ऊर्जा और शक्ति मिल जाता है। ऊर्जा और क्या मिल जाता है? शक्ति मिल जाता है। ठीक है ना, जिसको हम पोषण कहते हैं। अगर शॉर्टकट में मेरे बाबू, अगर इसको, अगर इतना लंबा चौड़ा अगर आपको नहीं जाना है, शॉर्टकट में अगर आपको याद करना है, तो सीधी सी बोल दीजिएगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें का पोषक तत्व, ठीक है ना, भोजन का पोषक तत्व रक्त यानी खून में जब मिल जाता है तो उसी को हम पोषण कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? यानी देखिए, हम खाना खाते हैं, और खाना खा जैसे खाते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद से उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद से जैसे भोजन पूरी की पूरी पच जाती है, तो पचने के बाद से उसे अवशोषण किया जाता है हमारे पेट के अंदर में, आंत में, जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत आगे पढ़ना है, ठीक है ना, तो हमारे अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत है। इस छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है, खाना को, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद से उसमें जितने भी बढ़िया बढ़िया चीज होता है ना, विटामिन, पोषक, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद से प्रोटीन, ये वगैरह जितने भी होते हैं, उन सब का अवशोषण करने के बाद से उसको रक्त में मिला दिया जाता है, खून में जाके मिल जाता है। और जैसे खून में मिलता है ना, तो खून उसे उठा करके, और खून अपने पास नहीं रखता है बल्कि उसे उठा करके, और हमारा शरीर आप लोग जानते हैं कि अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो यह रक्त जो होता है ना, ले जाके उस पोषक तत्व को पूरे कोशिका को बांट देता है। कहता है चाचा, तहीं से तू ले लो, तहीं से तुम ले लो, तहीं से तू ले लो, पूरे शरीर को बांट देता है। पूरे शरीर में खून है, बात समझ में आ गया ना? पूरे शरीर में खून है, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे खून नहीं है, ठीक है ना। तो पूरे शरीर में, यानी पूरे कोशिकाओं को ये क्या कर देता है? पोषक तत्व को ले जाके बांट देता है, हम जो भी खाए रहते हैं। बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो बताओ, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें मिलता है पोषक तत्व, और यही पोषक तत्व जब रक्त में जाके यानी खून में मिल जाता है, और खून उसे ले जाके कोशिका को दे देता है, और बाद में जैसे कोशिका के पास ये पोषक तत्व पहुंचता है, तो वहां पर हमें ऊर्जा और शक्ति मिल जाती है, और जिस वजह से हम लोग फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी को कहा जाता है पोषण। समझ में आ गया ना? तो आज के बाद से कोई आपसे पोषण पूछे तो जवाब फटाक से देना है कि भोजन ग्रहण करने से हमें पोषक तत्व। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हम पोषक तत्व कह रहे हैं, तो आखिर में पोषक तत्व क्या है? आपके मन में तो सवाल आता होगा कि ये सब पोषक तत्व, हम आप कह रहे हैं कि खाना खाने से हमें पोषक तत्व मिलता है, तो आखिरकार ये पोषक तत्व है क्या? बताइए। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है? आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है ना? यही है पोषक तत्व। जिसे चावल खाने, जैसे हम चावल खाते हैं तो चावल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी हम लोग मीठा चीज खाते हैं, जो भी हम लोग मीठा खा लें, ठीक है ना, चाहे रसगुल्ला खाइए, डेयरी मिल्क खाइए, लॉलीपॉप खाइए, कुछ भी खाइए। एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में काम हो गया था उधर थोड़ा सा। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मीठा, हम लोग जितना भी दुनिया में मीठा चीज खाते हैं, उन सभी मीठा चीज खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आप गौर से देखिएगा तो मीठा चीज क्या 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 चीज है जो मीठा लगता है? तो आप चावल जब खाते हैं तो कभी कभी देखिएगा, सब्जी वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग जब छोटे थे ना, सब्जी नहीं हुआ करता था, और स्कूल एकदम तेजी था, अभी सब्जी बना हुआ नहीं रहता था, और चावल पहले बन जाता था, तो हम लोग क्या करते थे ना कि थोड़ा सा चावल निकालें और उसमें कड़ू तेल और थोड़ा सा नमक डाल के, और पूरा एकदम बढ़िया से उसको ऐसे खूब अच्छा से उसको फेंट के, और उसके बाद से उसको बढ़िया से खा लेते थे, तो बहुत मीठा मीठा लगता था। आपको याद होगा, आप खाए होंगे तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि चावल भी क्या होता है? मीठा लगता है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होगा। आप अपने से दिमाग लगाइए। फिर रोटी आप लोग खाते हैं तो रोटी भी हल्का फुल्का मीठा लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि रोटी में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप क्या बताइए, आप आप तो नहीं खाए होंगे, लेकिन हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं है कि बाजरा का रोटी लोग खाता है, लेकिन हाँ, मकई आप लोग सब कोई खाए होंगे। मकई में देखिएगा, हम लोग दो तरीके से मकई को खाते हैं, एक तो होरहा के, उसको होरह के, ठीक है ना, जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं, और दूसरा चीज कि उसका भूजा खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब मकई होरहा लायक नहीं रहता है तो उसको निकाल करके और बाद में उसे ले जाके खूब बढ़िया भूजा की तरह भुजवा देते हैं, ठीक है ना, उसी को लावा कहते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी खाने पे मीठा लगता है कि नहीं? तो इस वो भी मकई भी क्या हो जाएगा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यानी अनाज खाइए,
चीनी खाइए, मीठा खाइए, दुनिया में कोई भी चीज ऐसा जो मीठ लग रहा है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद से वसा, वसा का नाम आप सुने होंगे। वसा किस चीज के खाने से मिलता है, तो तेल खाने से मिलता है। अब ये याद रखिएगा, तेल आप बहुत सारे चीजों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, ठीक है ना, लौकी का तेल होता है। कुछ तेल हम लोग लगाते हैं, कुछ तेल हम लोग खाते हैं। तेल दो तरीके से उपयोग में आता है, लगा करके और खा करके, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन हमें क्या चीज खाने से मिलता है, तो मांस खाने से भी मिलता है। साथ ही साथ आप अंडा का जो व्हाइट वाला भाग होता है, अंडा खाने से भी मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, हम दाल खाते हैं ना, दाल, दुनिया में जितना भी दाल है, जो भी दाल खाते हैं, बकला के दाल, मसूर के दाल, अरहर के दाल, ठीक है, दाल होना चाहिए, बस बात समझ में आ रहा है ना। दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, इसीलिए हमें दबा के दाल खाना चाहिए। और जो वैसी महिला जिनकी जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके घर में आपकी कोई कोई भी ऐसा सदस्य हो सकता है, ठीक है ना, जो कि बच्चे वाली हो, दूध पिलाने वाली हो, ठीक है ना। छोटा बच्चा होता है, सब कई बार होता है ना कि महिलाओं का छोटा बच्चा होता है, उनको दूध पिलाना रहता है, ऐसी ऐसी महिला को हम लोग धात्री महिला कहते हैं। तो आपके घर में धात्री महिलाएं हो सकती हैं, उनको ज्यादातर दाल का सेवन कराइएगा। दाल का सेवन करने से, और बढ़िया वाला दाल खिलाइएगा, ठीक है ना। तो दाल खिलाने से उनको मिलेगा प्रोटीन, और जैसे उनके शरीर में प्रोटीन बनेगा तो दूध का मात्रा भी बढ़ेगा, और बच्चे को जो वो दूध पिएगा ना, छोटा बच्चा जो दूध पिएगा उसको पौष्टिक दूध मिलेगा माँ का, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो यही सब का सब क्या है, पोषक तत्व है। अच्छा, उसके बाद से विटामिन भी हो जाएगा। विटामिन, विटामिन बोलते हैं इसको, बहुत सारा विटामिन, एक नहीं है बहुत सारा, इसीलिए मीन्स बोलते हैं, ठीक है ना, विटामिन। चलिए, तो ये टोटल का टोटल आपका हो गया ना। बताओ, जब भी हम खाना खाते हैं तो बताओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, साथ ही साथ लौड़ भी होता है, लौड़, ठीक है ना। उसके बाद से जल भी होता है, हम लोग बगल में एक गिलास पानी भी लेके बैठते हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है, किसी किसी का आदत नहीं होता है, जब अटकेगा तो 34 कोण के मुंह बनाएगा, तानेगा तरह दे एकदम, ठीक है ना, लगेगा कि अब गाड़ी रेस हो जाएगा इसका, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत गंदी आदत है। पानी, जिसको देखो, कुछ लोग होते हैं जो खाना खाते समय उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा लगती है। तो भैया, तुम अपने बारे में जब जानते हो तो थोड़ा सा अब काहे के लिए प्राण अटकाने पे पड़े रहते हो। पानी वानी लेके बैठो, ठीक है ना, हाँ, बढ़िया से एकदम खाइए, बढ़िया से एकदम, ठीक है। और ऐसा ना हो कि खाते खाते गाड़ी रेस हो जाए तो लोग भी ये कहने के लिए मिल जाएगा कि खाते खाते मर गए, ठीक है। कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो टोटल यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो उसे पोषक तत्व मिलता है, और वो पोषक तत्व रक्त में जाके मिल जाता है, और बाद में यह रक्त इसे कोशिका को दे देता है, और कोशिका में जैसे जाता है तो ऊर्जा और शक्ति दे देता है। तो ये पोषक तत्व ही, मेन तो पोषक तत्व ही है, ठीक है ना। इसी को हम पोषण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लौड़ और जल, ये सभी के सभी क्या है, तो पोषक तत्व है। विटामिन जो है हमें फल और सब्जी खाने से मिलता है। लौड़ जो मिलता है हमें नमक खाने से मिलता है। जब आप लोग नमक खाते हैं तो उससे क्या मिलता है, लौड़ मिलता है। बाकी जल तो आप समझ में करते हो भाई, पानी पीने से पानी को ही जल कहा जाता है, ठीक है ना। अब बाकी ये फल वगैरह, फल खाइए, और उसी के साथ साथ सब्जी भी खाइए तो उससे मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बाबू। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम साइड ले हो जाते हैं और उसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मिटाते हैं इसको। चलिए बाबू, अब इसके बाद से देखते हैं हम लोग। देखिए, कोई आपसे पूछे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण का जो प्रकार होता है वो दो होता है। पोषण का कितना प्रकार होता है, तो पोषण का दो प्रकार होता है। एक होता है, पहला होगा पर पोषण, पहला होगा पर पोषण, और दूसरा होगा स्वपोषण। पोषण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका प्रकार जो होता है दो होता है। पहला हो जाएगा पर पोषण, दूसरा हो जाएगा स्वपोषण। अब देखिए,
हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। पहला समझेंगे कि पर पोषण किसे कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि पर पोषण किसे कहते हैं, बताइए, तो जवाब देना है कि पर पोषण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, पर पोषण, पोषण की वैसी विधि है, ठीक है ना, पोषण की यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जो होता है वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है ना, दूसरे जीव के ऊपर क्या रहता है, निर्भर होता है। और यह खुद से भोजन नहीं बनाता है, स्वयं भोजन नहीं बनाता है, ठीक है ना, स्वयं भोजन नहीं बनाता है। क्या ये स्वयं भोजन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, स्वयं भोजन नहीं बनाता है सब, ठीक है ना, दूसरे के बनाए गए भोजन को ये क्या कर लेता है, सब ग्रहण करता है सब। पर पोषण, पोषण की वैसी विधि है, वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है और स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए गए भोजन के ऊपर क्या करता है, एक कब्जा करके खा लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को कहते हैं पर पोषण। पर पोषण में कौन कौन आएंगे? तो पर पोषण के अंदर याद रखिएगा, पर पोषण के अंदर मानव आएगा, मानव आएगा, उसके बाद जानवर आ जाएंगे, चलिए जानवर आ जाएंगे, और उसके बाद से बाकी सभी अन्य जीव आएंगे, पेड़ पौधा को छोड़ के, पेड़ पौधा के छोड़ के बाकी जितना भी जीव है सब के सब, बकरी गधा घोड़ा हाथी भालू जितना भी है सब, सब के सब पर पोषण में आ जाएगा सब। कुल मिलाकर बात समझ में आ गया ना? ठीक है, बताइए पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के दो प्रकार, पहला हो जाएगा पर पोषण, दूसरा हो जाएगा स्वपोषण। पर पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीवों के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए गए भोजन पे क्या कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो पहला आ जाएगा मानव और उसके बाद से जानवर। अब देखिए होता क्या है कि पर पोषण का भी तीन प्रकार होता है, पर पोषण का भी क्या होता है, तीन प्रकार होता है। पहला हो जाएगा परजीवी पोषण, परजीवी, परजीवी पोषण, पोषण का भी तीन, पर पोषण का भी तीन प्रकार होता है। पहला हो जाएगा परजीवी पोषण, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, और तीसरा हो जाएगा प्राणिसम, प्राणिसम पोषी, जिसको हम पूर्ण भोजी भी कहते हैं, पूर्ण भोजी, पूर्ण भोजी। समझ में आ गया ना? बताइए पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर पोषण तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात किए हैं पोषण का, ठीक है ना, कि पोषण का प्रकार के होता है, तो ये दो प्रकार के होता है, जो पोषण होता है दो प्रकार के, यहाँ पर देखिए तो। और अब हम बात करें पर पोषण के बारे में, तो पर पोषण जो है ना तीन प्रकार के होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे अच्छा से समझते हैं इसको। देखिए ये हो गया पर पोषण, पर पोषण तीन प्रकार के। पहला हो जाएगा परजीवी पोषण। देखिए वैसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं और उनको बिना हानि पहुंचाए उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहा जाता है? तो वैसे जीव मेरे बाबू जो दूसरे जीवों के ऊपर रह के, उन्हीं के शरीर में उन्हीं के ऊपर रह के और उसके बाद से उनसे भोजन भी ग्रहण करते हैं और उनको बिना नुकसान पहुंचाए। ऐसा नहीं कि नुकसान पहुंचाता है सब, तो नुकसान बिना पहुंचाए, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये वैसे परजीवी पोषण, पोषण की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर पे निर्भर रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। समझ में आ गया ना? अब इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखिए सबसे पहले आएगा जू, सबसे पहले जू, जू समझते हैं ना, ढील, ठीक है ना, ढील, जू। उसके बाद से जोंक, उसके बाद से कौन आएगा? जोंक। उसके बाद से आएगा सब यहाँ पर जोंक हो जाएगा। उसके बाद से कवक,
कवक हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा सब, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, जू जोक कवक बैक्टीरिया। और उसके बाद से गौरी आ जाएगा अमरबेल। एक अमरबेल एक पौधा है, ठीक है ना, लेकिन ये परजीवी में आता है। अमरबेल, अमरबेल कवक का ही एक प्रजाति आता है, गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता असल में कवक है, तो ये भी याद रखिएगा। गोबर छत्ता पूछता है कि परजीवी पोषण है कि नहीं, तो गोबर छत्ता जो है वो परजीवी पोषण है, गोबर छत्ता, जिसको हम देहात में कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, गोबर छत्ता। इसको और हिंदी में इसे मशरूम कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत है बाबू बताइए। परजीवी पोषण समझ में आ गया। परजीवी में कौन कौन आते हैं, जू जोक कवक बैक्टीरिया अमरबेल गोबर छत्ता। उसके बाद एक और आता है घून। घून का नाम सुन देखना, घून जो होता है वो क्या, जो गेहूं रखा हुआ रहेगा उसमें चल जाएगा, अंदर अंदर गेहूं का पूरा जो अंदर का उसका मटेरियल है पूरा खा जाएगा और खोपड़ी हुआ छोड़ देता है। लोग को लगेगा ऊपर से देख के अरे ये तो एकदम ठीक ठाक है, ऊपर से देख के लगता है कि हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन अंदर अंदर रह के चाल दिया रहता है, पूरा खा गया रहता है, ठीक है ना मटेरियल। बाद में उसको हाथ से दबाने से पता चलता है जा इसे खत्म कर दिया है, खोखा कर दिया है। तो घून जो होगा ना, घून, घून, घून जो होगा सब वो इसी में परजीवी में ही आएगा सब। ओकरा बाद से एक और ही जीव आता है, देख लीजिएगा, ए जो टेप वार्म, ठीक है ना, टेप वार्म। और एक और ही होता है सब हुक वार्म, हुक वार्म। ये बहुत खतरनाक होते हैं सब, टेप वार्म और हुक वार्म। ये सब क्रीमी होते हैं, सब क्रीमी, इनको क्रीमी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर क्रीमी भी हो जाएगा, क्रीमी, ठीक है ना। और क्रीमी दो तीन तरीके का होता है, एक चपटा क्रीमी होता है, एक गोल गोल क्रीमी होता है, एक जो होता है, ठीक है ना, एक तीसरका जो हो जाएगा एगो फीता क्रीमी हो जाएगा। तीन तरीके के क्रीमी होते हैं, इन्हीं को टेप वार्म हुक वार्म में अंग्रेजी में कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक होते हैं, आदमी के शरीर में आराम आराम से एंट्री कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा सब, और उसके बाद से नस देख करके, जहाँ पे नस रहता है वो नस वाले इलाके में घुस जाएगा सब, और कले से नस में छेद करेगा सब आराम से, और धीरे 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 खून पी के और खून मोटा जाएगा सब। बात समझ में आ गया ना। तो टेप वार्म और हुक वार्म बहुत खतरनाक होते हैं। ये अगर शरीर में एंट्री मार लेंगे तो इनके वजह से बहुत ही खतरनाक दो बीमारियां होती हैं, एक फैलेरिया और एक डायरिया। फैलेरिया में क्या होता है कि जो आपका पैर है हाथी की तरह, हाथी का पैर जैसे होता है ना वैसे फूल जाता है, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है फैलेरिया, हाथी की तरह फूल जाएगा, तो इसीलिए हाथी पांव बीमारी भी इसे कहा जाता है। इस बीमारी को, फैलेरिया को हम हिंदी में हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पैर जो होता है हाथी की तरह फूल जाता है। दूसरा चीज देखेंगे तो डायरिया जो होता है ना, इन्हीं की वजह से होता है। डायरिया में क्या होता है, हम इसे देहात में कहते हैं कि पेट मुंह चल रहा है, पेट मुंह चलत, तो आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना, देहात में किसी को कहते हुए सुने होंगे कि पेट मुंह दोनों चलता है इनका। तो याद रखिएगा पेट मुंह जो है इसी को हम लोग अंग्रेजी के भाषा में डायरिया कहते हैं, और ये इन्हीं के वजह से होता है, टेपवार्म, हुकवार्म और क्रीमी की वजह से। डायरिया में उल्टी भी होता है और लूज मोशन दोनों साथ ही साथ होगा, ठीक है, लूज मोशन और ऊपर में है उल्टी, वोमिटिंग, दोनों के दोनों साथ में होगा, ठीक है ना, जिससे शरीर का जो पानी होता है पूरा समझिए कि अपशिष्ट बेकार पदार्थ बन के गिर जाता है, और शरीर में नमी की कमी हो जाती है। जैसे नमी की कमी होगी तो शरीर जो होता है पूरा एनर्जी लॉस हो जाता है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से एकदम आदमी जो होता है ना एकदम ढह जाता है, उठल नहीं जाता है। कोई दिन भर में 10 बार उसका लूज मोशन हो जाए एकदम बढ़िया से तरीका से, 2-3 बार तनी बाथरूम में चले जाए, 10 बार, 10 बार में तो हालत खराब हो जाता है, 11वां बार उठने का मन नहीं करेगा। चलिए, तो समझ में आ गया ना, परजीवी पोषण इन्हीं को कहा जाता है, जो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रह के और उसे से उसके बनाए गए भोजन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। जैसे आपका दोस्त, आपके यहाँ जब आपके पॉकेट में पैसा होता होगा तो आपका दोस्त देख लेना, आप जाओगे भाजा खाने, कहीं भी जाओगे मार्केट में घूमने फिरने, खाना वाना खाने, चाहे कुछ भी करने, आप समोसा सपोज दैट खाने जाओगे तो देख लेना वो संग संग लड़ियाई रहेगा, हमरा कहना कि भाई, ठीक है, तो वो भी एक तरह से परजीवी है, समझ जाओ, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में हो जाएगा मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी। देखिए बाबू, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, वैसा जीव जो मरे सड़े गले पदार्थों को खा करके अपना पेट पालता है, भरता है, उसी को हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। समझ में आ गया ना, मृत जीवी,
ठीक है ना। जो मरे सड़े गले पदार्थों से अपना पेट भरे उसको कहते हैं मृतजीवी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं मृतजीवी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले कुछ आवे चाहे ना आवे, कवक आएगा। कवक, ठीक है ना। मशरूम अभी बताए थे ना, गोबर छत्ता, याद रखिएगा गोबर छत्ता वहीं पे निकलता है जहां पे पुआल वगैरह। देहात में क्या होता है कि बड़ा बड़ा पुजवट लगता है, और पुजवट के आसपास में देखिएगा जब अभी बरसात का समय आता है ना, तो पुजवट सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और जैसे मिट्टी में मिलेगा ना, गोबर छत्ता जो होता है उसी सड़े हुए पुअरा को खा करके और वहीं पे निकलेगा इसे व्हाइट व्हाइट एकदम मशरूम टाइप का एकदम। उसी को हम लोग देहात में लोग कहता है कि यहाँ कुत्ता पेशाब किया तो कुकुर मुत्ता निकल गया है। अरे भैया पेशाब नहीं, वहां पे पुआल सड़ के नीचे धंस गया है जमीन में, उसी को खा के ही बड़ा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा ऐसे जीव मरे सड़े पदार्थों से अपना पेट भरते हैं और बाद में, ठीक है ना, जीते हैं इसी से। तो इसीलिए इनको मृत जीवी कहा जाता है। तो कवक उसी में आता है, ठीक है ना। कवक, गोबर छत्ता जो है कवक का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर गोबर छत्ता भी हम लिख देते हैं फिर से, गोबर छत्ता। उसके बाद इसमें कुछ खतरनाक बैक्टीरिया भी आएंगे, बैक्टीरिया सब भी आएगा इसमें, बहुत खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें बैक्टीरिया यानी कवक, गोबर छत्ता और बैक्टीरिया, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। और देखिए इन मृत जीवी को, इनको अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक, अपघटक, ये सभी के सभी अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होता है तो देखिए ये ना सड़ाते हैं किसी चीज को। जैसे कोई चीज सड़ गया ना तो उससे ही भोजन करेगा सब और उसको और ही सड़ाएगा सब, ठीक है ना। और सड़ा के याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक होता है सब। सड़ाने के बाद ये अपघटन करता है, डिकम्पोज करता है, सड़ाता है सब, ठीक है ना। ये सब मिल करके उस जिस चीज को खाता है सब उसी को धोकर सड़ा देगा और ही, ठीक है ना, डिकम्पोज करेगा सब। ठीक है, अपघटक करता है, अपघटन, इसी को अपघटक कहते हैं, अपघटन भी कहेंगे। देखिए इसमें सड़ाता है। और जैसे याद रखिएगा, जैसे कोई देखिएगा आप देखे होंगे कोई जीव जानवर मर जाता है, जैसे गाय भैंस कोई कुछ भी चीज मर जाती है तो उसको उठा के लोग ना, कुछ लोग होते हैं जो दफना देते हैं। अच्छे लोग, आदर्श लोग उन्हीं को कहा जाता है जो अपने चीजों को समझे, ठीक है ना। ऐसे फेंक देना उचित थोड़ी है जी। कोई जानवर मर गया उसको उठा के आप फेंक देते हैं, पूरा गंध से एकदम उतना दूर का वातावरण दूषित हो जाता है, ठीक है ना, पूरा प्रदूषण फैल जाता है एकदम। तो भैया सोचना चाहिए कि जो जानवर है मर गया है उसको ले जाके कम से कम मिट्टी में दफना दिया जाए। जब तक जरूरत था, जब तक काम था, तब तक तो तुम उसको रखे, और उसके बाद से मर गया तो उसको उसी तरह से उठा के फेंक दिए। ये इंसानियत भी नहीं दिखाता है सब अपने के साथ साथ, जिंदा जानवर को भी मारता है सब, एकदम अधमूली को मार मारता है सब। तो देखिएगा आप गौर से, कोई अगर जानवर मर जाता है उसको उठा करके और कहीं फेंक दिया जाता है खुले में उसी तरह से, तो जो बाहरी बैक्टीरिया होते हैं ना वो आ जाते हैं और आने के बाद से शरीर के अंदर घुस जाएगा सब, और अंदर के मांस को सड़ा सड़ा के खाना शुरू कर देगा सब। और खाने के बाद से ये खा पी के और ऐसा खतरनाक गैस छोड़ता है सब, जिससे वहां का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। और इतना बदबू फैलता है, इतना बदबू फैलता है कि वहां से आसपास के अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई कोई भी अगर गुजरता है ना तो एक के बार लगता है कि बिना क्लोरोफॉर्म के आदमी बेहोश हो जाएगा। मुंह पे रुमाल या अपना ऐसे नाक दाब के वहां से जाना पड़ता है। समझ में आ गया ना। आप भी इस चीज से गुजरे होंगे, आपके घर में चूहा हुआ मर जाता होगा तो आप देखे होंगे किस तरह से बदबू देता है। तो बताओ क्या बदबू चूहा मरने से दे रहा है? नहीं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया लगे हुए हैं वो उसको खा रहे हैं, उसके मांस को, और खाने के बाद से जो वो विषैले गैस छोड़ रहा है उसके वजह से वहां का जो वातावरण है वो क्या हो गया है, दूषित हो गया है, बदबू देने लगता है, दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव आखिर में किस तरह का गैस छोड़ते हैं तो याद रखिएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसी के साथ साथ CO2। यहाँ पे CO लिखा है, इसका मतलब एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन खतरनाक गैस छोड़ते हैं, जिस वजह से वातावरण में क्या हो जाता है, तो वहां का वातावरण दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है, दुर्गंध, दुर्गंध देता है, ठीक है ना, बदबू देता है वहां पर। चलिए आप बताइए कोई दिक्कत इसमें यहां तक बताइए। तो पर पोषण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण। समझ में आ गया ना।
परजीवी पोषण जो वैसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर में रह के और उनसे अपना पोषण ग्रहण करे उसी को हम क्या कहते हैं, तो परजीवी कहते हैं। जू, जोंक, कवक, बैक्टीरिया, मरबेल, गोबर छत्ता, घुन, टेपवार, मुहकुमार, कृमि, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, तो परजीवी में आते हैं। बाकी मृत जीव में देखा जाए तो कवक, गोबर छत्ता और बैक्टीरिया और ये सभी के सभी किसमें आते हैं, मृतजीवी में। मृतजीवी किनको कहा जाता है, जो मरे सले गले पदार्थों से अपना भोजन अपना ग्रहण करे उसी को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ये सभी के सभी अब घटक होते हैं। अब घटक का मतलब सड़ाने वाले, डिकम्पोज करने वाले। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये कोई जीव मर जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया लग जाता है सब, और खा खा के जो गैस छोड़ता है सब, देखिए ये 3 प्रकार का गैस छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 3 तरीके का गैस छोड़ता है जो कि ये वातावरण में घुल करके दुर्गंध उत्पन्न कर देते हैं, और इतना इतना तगड़ा बदबू देता है कि आदमी जब गुजरेगा वहां से तो एकदम लगेगा कि हाँ भैया अब तो खत्म हो जाए, वहां पे रख दिया जाए, आधा घंटा बैठा दिया जाए तो खत्म हो जाएगा सब। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर होता है प्राणी संपोषी, या इनको पूर्ण भोजी भी कहा जाता है। पूर्ण भोजी इसलिए क्योंकि ये अब पूर्ण रूप से भोजन को पचाते हैं, इसलिए इनको पूर्ण भोजी कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना। इनको प्राणी संपोषी, तीसरा जो आते हैं उनको प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी या फिर इनको पूर्ण भोजी के नाम से भी जानते हैं। आखिर इन्हें पूर्ण भोजी क्यों कहा जाता है, तो अभी बताए ना कि ये अपने भोजन, जब ये खाना खाते हैं ना, देखिए ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद से 1 से 2 घंटा 4 घंटा में ये भोजन को धीरे 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 पूरा बढ़िया तरीका से पचाते हैं, इसीलिए इनको पूर्ण भोजी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन को पूरी तरीके से पचाते हैं। बात समझ में आ गया ना। और प्राणी सम भी कहा जाता है इनको, प्राणी सम, इसमें हम लोग आते हैं। मानव पूछेगा बताइए हम लोग भी क्या है, हम लोग भी तो क्या है भैया, तो हम लोग भी पर पोषण है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम लोग भी दलिद्रई करते रहते हैं। हमारे घर में जो सब्जी बनता है, क्या एक बात बताइए, सब्जी कहाँ से आता है, पौधा से आता है। उस पौधे को काट लेते हैं, वो फल बनाया अपने लिए, नोच लाते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसका सब्जी बना के खा लेते हैं। चावल बताइए, चावल पौधे से ना निकला है। हम अपने से भोजन कहाँ बनाते हैं, हम दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें मुर्गा खाने का मन करता है, दूसरे का हत्या कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है तब, ठीक है। तो हम भी पर पोषण में आते हैं, लेकिन पर पोषण में किसमें आएंगे, तो प्राणी संपोषी में आएंगे, जिसको पूर्ण भोजी भी कहा जाता है। हम देखिए हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद उसको आराम से पचाते हैं 2-3 घंटा में ढका ढका के, तो हम लोग किसमें आएंगे, प्राणी संपोषी में। अब प्राणी संपोषी में देखा जाए कि कौन कौन से जीव आते हैं, तो पहले का तो आप जान गए कि मानव भी किसमें आएगा, प्राणी संपोषी में आएगा। अब बाकी सब कौन से ऐसे जीव हैं जो प्राणी सम में आते हैं, तो एक का नाम है अमीबा। अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम और उसके बाद मानव, 3 जो प्राणी हैं वो प्राणी संपोषी में आते हैं। ये 3 प्राणी प्राणी सम, याद रखिएगा, 3 प्राणी प्राणी सम में, ठीक है ना। मानव, अमीबा, पैरामीशियम, समझ में आ गया ना। ये भोजन को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, पचाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहता है। आज हम फिर से आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। अभी बाकी की क्लास हम लोग कल देखेंगे लोग, ठीक है ना। अगला वीडियो आपका नेक्स्ट चला जाएगा। और जैसे इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा, कोई अगर डाउट भी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस कमेंट का पूरा पूरा जवाब देंगे बाबू, ठीक है ना। और हो सके तो अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, आपको हेल्प अगर मिले तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास चलता है। और बाकी मेरे बाबू एक बात बताना था कि इस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ही शानदार नोट्स बना हुआ है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे थंबनेल, यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पे याद रखिएगा, उसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद से व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और बढ़िया से उसके बाद से इस क्लास करिएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से क्लास समझ में आएगा। क्योंकि अभी देखिए अब हम डिफिनीशन लिखते चलेंगे यहाँ पे, तब तो क्लास लंबा हो जाएगा, और लंबा क्लास अच्छा नहीं लगता है उतना भी, ठीक है, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा क्लास लेना नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, इसमें हम शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, और पीडीएफ आपके हाथ में रहेगा तो उसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा, डिफिनीशन रहेगा। अब और हम उसको शॉर्टकट में यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे, इससे आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे और बढ़िया से आप अपना पीडीएफ लीजिए, और बाकी आप लोग ऐसे कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पे। राधे राधे, जय हिंद।